हेलो बच्चों। तो ये है एक्सपर्ट क्लासेस दामोदर बाजार कुशीनगर और जिसका ईमेल है expertclasses09@gmail.com। यदि आप चाहें तो हमसे व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं, जो कि मोबाइल नंबर है 7334x18481। आप इससे चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चों कभी भी इम्पोर्टेंट्स कोई बात हो, चाहे कोई जानकारी लेनी हो तभी कॉल करें, अन्यथा आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें, क्योंकि हर किसी के कॉल का जवाब दे पाना संभव नहीं है। और क्योंकि मेरी जो टीम है, टेक्निकल टीम है, वो थोड़ी सी छोटी है, अभी उतनी बड़ी नहीं है। आप चाहें तो हमसे फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं, ट्विटर से, इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। और ये सभी सोशल मीडिया पे हमारा जो नाम रहेगा हमारे चैनल का, वही है एक्सपर्ट क्लासेज। आप चाहें तो आराम से जुड़ सकते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भौतिक विज्ञान के चैप्टर अध्याय 2, कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान के अध्याय 2 को पढ़ने वाले हैं। और यह जो आपके कक्षा 10 के अध्याय 11 का चैप्टर है, जिसका नाम है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार के बारे में सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके बारे में कुछ इंट्रो ले लेते हैं। इंट्रो का मतलब होता है कि इसके बारे में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, बस इसी के बारे में क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक्स है वह है मानव नेत्र, ह्यूमन आइज। मीन कि आज तक आप जो मानव नेत्र के बारे में पढ़े हैं वह क्या पढ़े हैं, यही पढ़े हैं ना कि मानव क्या करता है, नेत्र जो किसी भी वस्तु को देखने के लिए क्या करता है, हमारी सहायता करता है। चाहे कोई भी वस्तु, जैसे हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों में मानव का नेत्र जो होता है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको किसी वस्तु को पहचानना हो, चाहे सुनना हो, तो क्या करेंगे, सुन के चाहे अनुभव करके उतने अच्छे से नहीं पहचान पाएंगे, वही यदि एक बार देख ले तो क्या करेंगे, पहचान जाएंगे। जैसे आप इस व्हाइट बोर्ड से बहुत परिचित होंगे, इस मार्कर से बहुत परिचित होंगे, फिर भी अब इसको आप अनुभव करके तो बता नहीं पाएंगे। तो मानव नेत्र, और इस मानव नेत्र के बारे में हमें केवल मानव का नेत्र पढ़ना है और जीवधारियों का नेत्र के बारे में हमें कोई मतलब नहीं रखना है इस चैप्टर में। अब मानव नेत्र में कुछ दृष्टि दोष आता है। दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है कि जो दोष होता है, जैसे ये बचपन से यदि कोई बच्चा, बचपन से कोई व्यक्ति अंधा है तो उसको कोई दृष्टि दोष नहीं है, वह अंधा ही अंधा है। लेकिन यदि बाद में कोई दोष होता है, जैसे उसको दिखाई नहीं देता है, चाहे स्पष्ट कोई वस्तु दिखाई नहीं देती है, उसे क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। अभी मैं आपको थोड़े थोड़े बातों को, इसको थोड़ी थोड़ी बातों को क्या कर रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। जैसे क्या होगा कि जब इसको एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद क्या पढ़ना है, और उसका दृष्टि दोष का कारण पढ़ना है कि यह किस कारण से होता है, और उसका निवारण पढ़ना है। क्या पढ़ना है, निवारण मीन संशोधन। उसको संशोधित कैसे किया जा सकता है, यदि किसी व्यक्ति को दृष्टि दोष हो जाए तो उसे कैसे संशोधित किया जाता है। जैसे आप अपने दादाजी को देखे होंगे चश्मा लगाते हुए, उनको दृष्टि दोष हुई है। अपने बड़े बुजुर्ग, किसी बड़े पापा हो चाहे कोई चाचा हो आपके, उनको देखे होंगे कि कभी भी फोन लेते हैं तो क्या करते हैं, थोड़ा दूर करके देखते हैं, उनको कोई ना कोई दोष है। अब दोष कितने प्रकार के होते हैं, ये क्या कारण होते हैं, इसका निवारण क्या होता है, हम लोग जब दृष्टि दोष पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। क्योंकि इस तरह इंट्रो में आपको कुछ समझ में अच्छे से नहीं आएगा, इसलिए बस थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दे रहा हूँ, जिससे कि क्या हो कि आपको इसके बारे में मन में दिलचस्पी हो जानने के लिए। जैसे क्या होता है कि आपको जाना हो गोवा, चाहे इंग्लैंड ही जाना हो, और क्या करें कि आपको कुछ न पता हो कि उस वहाँ पे क्या है चाहे क्या नहीं है। वही आपसे कोई कह दे कि जाएगा वहाँ पे ना, तो बहुत बड़े बड़े खाने के लिए मिलेंगे, चाहे कोई भी कुछ भी देखने के लिए मिलेगा, मन में दिलचस्पी जगती है ना कि वहाँ पे जाया जाए, देखा जाए क्या हो रहा है। इसी तरह मैं पहले आपको इस चैप्टर के बारे में बता दे रहा हूँ, जिससे कि आप इसके बारे में कुछ जान जाए और फिर पढ़ने में आपके मन में जो है दिलचस्पी जग जाए। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, कुछ प्रकाशीय परिघटनाओं का अध्ययन करना है, जैसे कि प्रिज्म प्रकाश का अपवर्तन। अब इसमें क्या होता है, आप इसके अध्याय विज्ञान के अध्याय 10 को पढ़े होंगे, प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन। इस परावर्तन और अपवर्तन के चैप्टर को भी, इस चैप्टर के पढ़ने से पहले आपको थोड़ी क्या अच्छी जानकारी होनी चाहिए, जितना चैप्टर में जितने टॉपिक्स दिए हुए हैं। उसके बाद क्या आता है, आकाश का नीला दिखाई देना, कि आप कभी भी देखते हैं कि आकाश नीला दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है, इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जैसे आप कभी भी लाल रंग के प्रकाश को, लाल रंग की किसी वस्तु को दूर से ही देख सकते हैं। इसलिए क्या किया जाता है कि कभी भी जैसे कभी भी क्या, चाहे ट्रेन को रोकनी होती है तो उसे क्या करते हैं, लाल रंग के
किसी वस्तु को दिखाने के बाद ट्रेन रुक जाता है, उसका नियम है कि यदि लाल रंग की किसी भी वस्तु को दिखाया जाएगा यदि ट्रेन के ड्राइवर को, तो क्या होगा, वह रुक जाएगा। इसके बाद तो इस टॉपिक्स को हम लोग अभी पढ़ते हैं, फिर आगे तो अच्छे से पूरी डीपली नॉलेज लेते हैं इसमें। इसके बाद पढ़ना है हम लोग इंद्रधनुष का बनना। इंद्रधनुष कैसे बनता है, जैसे आप कभी देखे होंगे आसमान में ये 7 रंग के प्रकाश दिखते हैं, 7 रंग के प्रकाश की किरणें आपको दिखाई देती हैं, जिसको भोजपुरी भाषा में कभी कभी क्या कहा जाता है कि बोड़ो बोलते हैं लोग। लेकिन अब ये जो चैनल है ये ग्रामीण क्षेत्र से ही है, आप शहरी क्षेत्र से नहीं है। अब क्या है कि ये 7 रंगों का प्रकाश दिखाई देता है, ये क्यों होता है ये भी पढ़ना है, ठीक। श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना, और श्वेत जो प्रकाश होता है वो 7 रंगों में कैसे विभक्त हो जाता है, इन टॉपिक्स को हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो सबसे पहले अब हम लोग क्या करते हैं कि टॉपिक्स पढ़ते हैं मानव नेत्र, और मानव नेत्र को क्या करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है मानव नेत्र, ह्यूमन आईज। तो मैं इस चैप्टर में, इस अध्याय में मैं आपको हर एक टॉपिक के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दे दिया हूँ। अब इसके बाद अब पहला जो टॉपिक आता है वह आता है मानव नेत्र, ह्यूमन आईज। ह्यूमन आईज को माध्यम रूप से हम लोग इस टाइप से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। मानव नेत्र को इसके पहले आप कभी भी क्या किए होंगे कि इसका यूज जो होगा आपका क्या कर सकते हैं कि यही जानते होंगे कि क्या करना, कि किसी भी वस्तु को देखना या क्या करना कि, और ये भी आप जानते होंगे अपने मानव नेत्र के बारे में कि जो ये क्या है कि सबसे संवेदी अंग है। जैसे कि यदि कोई भी वस्तु क्या होती है कि आपकी आंख के पास आने से पहले ही आपका आंख बंद हो जाता है, ऐसा होता है ना। आप क्या करें कि इसका प्रयोग भी करके देख सकते हैं कि क्या करें, आप अपने आंख के पास अपने आंख को, हाथ को ऐसे ही ले जाएं, ऑटोमेटिक आंख आपका क्या होना है कि पलकी क्या होनी है, बंद हो जानी है। तो एक सबसे संवेदी अंग माना जाता है अपने शरीर में। तो इसी के बारे में हम लोग को क्या करना है, जानना है। और कुछ गायकार लोग भी आंखों को क्या किए हों, कुछ अलग तरीके से क्या किया है कि इसको परिभाषित किए हों। जैसे नैना रे नैना तू ही सबसे बुरा करके गाना है ना, आपको तो याद ही आ रहा होगा। तो ये गाने हैं चाहे जो भी हो। इसी तरह एक हट की बातें हैं जो कि जो अपने गायकार लोग हैं, पता नहीं हट को, हृदय को पता नहीं किस किस रूप में परिभाषित किया है। तो अभी आएगा अगले टॉपिक्स में, तो पढ़ा जाएगा उसको। तो अगले चैप्टर में, तब तक के लिए क्या करते हैं, अपने मानव नेत्र को पढ़ते हैं। मानव नेत्र में सबसे पहले जो आता है क्या, कर्निया, स्वच्छ मंडल। स्वच्छ मंडल में होता क्या है कि जितने भी प्रकाश की किरणें, चाहे प्रकाश कोई भी आती है हमारे नेत्र के पास, वह क्या होता है, कार्निया से अपवर्तित हो जाती है। अब अपवर्तन होता है क्या प्रकाश का, आप इसके पहले वाले चैप्टर में क्या किए होंगे, पढ़ चुके हैं, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। और ये क्या है, ये एक लेंस है जो कि आप इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। कौन सा लेंस है आपको याद आ रहा होगा, उत्तल लेंस दिख रहा होगा आपको। तो लेंस के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए और अपवर्तन के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। यदि नहीं है तो फिर क्या है कि आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो क्या करें, यदि नहीं समझे तो उस चैप्टर को एक बार पढ़ लें, नहीं तो इस चैप्टर को क्या करें, आप पढ़ लियो तो अच्छी बात है, क्या करता है, पढ़ना स्टार्ट करता है। इसके बाद कार्निया में क्या होता है कि जितनी भी प्रकाश की किरण होती है क्या होती है कि अपवर्तित हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, आता है परितारिका। परितारिका क्या करता है कि एक पेशीय डायग्राम होता है, मतलब कि पेशी का बना होता है, मीन कि पेशीय डायग्राम होता है और इसमें पुतली के आकार को निर्धारित करता है। ये है अपनी पुतली, पुतली के आकार को क्या करता है, निर्धारित करता है। जिस प्रकार आप देखे होंगे कि कभी कभी यदि आपकी आंख में ज्यादा प्रकाश आ रहा है, क्या हो रहा है, देखिए ये एक पुतली टाइप का, आपके आंख में यदि ज्यादा प्रकाश आ रहा है तो आंख क्या होती है, एकदम छोटी हो जाती है। आप क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि आंख एकदम छोटी हो जाती है। और किसी प्रकाश वाले रूम में आप चले जाएं तो आपका आंख क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। और वही क्या हो कि यदि प्रकाश वाला रूम नहीं है, थोड़ा सा अंधेरा वाला रूम है, तो क्या होता है, ये पुतली जो होती है थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। आप इस बात को क्या कर सकते हैं कि पता लगा सकते हैं या देख सकते हैं। अभी आप क्या करिए कि प्रकाश वाले रूम में जाइए, तो पुतली जो है कि बड़ी हो जाती है। आप अंधेरे में कभी गए होंगे तो इस बात को अनुभव किए होंगे। तो इसी को क्या है कि इसी से क्या करता है कि परितारिका पतली, इसी पुतली का क्या करता है, निर्धारण करता है। इसके बाद कौन सा टॉपिक आता है, अभिनेत्र लेंस। यह अभिनेत्र लेंस है, इसको क्या बोलते हैं, यह एक टाइप का लेंस है, लेकिन यह कोई शीशे का लेंस नहीं है। यह क्या है, रेशेदार जलीय पदार्थ का एक, जिसमें रसदार जलीय पदार्थ बने होते हैं, जल से बना होता है।
ये लेंस, इस क्या करते हैं, इसे क्रिस्टलीय लेंस भी कहते हैं इसे। उसके बाद आता है पश्चिमाभ पेशी। पश्चिमाभ पेशी क्या करता है कि यह अभिनेत्र लेंस को मोटा या पतला करता है। अभिनेत्र लेंस जो कि आपके सामने दिख रहा है, इसी को क्या करता है, मोटा या पतला करता है। अब इसे मोटा या पतला करने की क्या जरूरत है, सोचिए। जब लेंस है तो इसे मोटा या पतला करने की क्या जरूरत है। किसी आंख के चश्मे में, किसी व्यक्ति के चश्मे में देखे होंगे बाहर एक लेंस लगा होता है, क्या मोटा पतला हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि वो जो लेंस लगा होता है वो क्या लगाता है, शीशे का लगा होता है। लेकिन ये जो लेंस है वह क्या है, रेशेदार जलीय पदार्थ का लेंस लगा हुआ है। ये क्या हो सकता है कि नहीं, ये आराम से मोटा या पतला हो सकता है। अब ये मोटा या पतला होने के जो गुण होते हैं पश्चिमाभी पेशी का, उसे क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। इस लेंस का जो गुण होता है कि क्या होता है, मोटा या पतला हो जाता है, जो कि पश्चिमाभ पेशी द्वारा होता है, ठीक, उसे क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। समंजन क्षमता वह क्षमता जिससे कि लेंस अपने फोकस दूरी को छोटा या बड़ा यानी कम या ज्यादा कर सकता है, उसे क्या कहते हैं कि समंजन क्षमता कहते हैं। इसके बाद क्या आता है, दृष्टि पटल। अब जब प्रकाश की किरण आई, मान लीजिए प्रकाश की किरण आई और प्रकाश की किरण इस नेत्रोद, जो नेत्र में जो भरा होता है जल, उसे नेत्रोद से आई और फिर लेंस से टकरा गई, और लेंस से टकराई उसको। अब ये पश्चिमाभी पेशी क्या की कि अपने हिसाब से इसको दबा के या कम करके, पतला करके फोकस दूरी को कन्फर्म कर दी, जो कि क्या हो कि रेटिना पे, दृष्टि पटल पे इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। अब इसीलिए इस प्रतिबिंब को रेटिना में बनने के लिए क्या करता है, यह इसको मोटा या पतला करता है। इसे रेटिना पे प्रतिबिंब बना, उसके बाद यह क्या करेगा कि विद्युत सिग्नल में भेज देता है। विद्युत सिग्नल के रूप में ये रेटिना इसको परिवर्तित कर देता है और द्विक तंत्रिका को भेज देता है, और द्विक तंत्रिका क्या करता है कि हमारे मस्तिष्क को लेके चला जाता है। लेकिन आपको एक बात बहुत अच्छे से जानना चाहिए कि जो रेटिना होता है वह अपने किसी भी इमेज को, यदि यह वस्तु यहाँ ऐसे रखी हुई है ना, तो इमेज को उल्टा बनाता है। इमेज को क्या करता है, कभी भी उल्टा बनाता है। इसलिए कभी आप छोटे बच्चों को देखे होंगे, वह क्या करते हैं कि जब किसी भी वस्तु को पहली बार देखते हैं ना, तो ऐसे लगता है कोई आश्चर्यचकित वाला चीज वस्तु देख रहा है, वह उल्टा मतलब लगता है ऐसा बहुत चक्का होकर देखने। फिर धीरे धीरे उनका दिमाग सेट हो जाता है, हमारा दिमाग सेट हो चुका है, और क्या करते हैं कि इसको देख लेते हैं, अच्छे से समझ जाते हैं। और एक और बात आपको जाननी चाहिए कि जो नेत्र होता है उसका व्यास जो होता है, नेत्र का व्यास, मानव नेत्र का व्यास, वह ऑलमोस्ट 2.3 सेंटीमीटर का होता है। तो चलिए इसको तो अभी ऊपर से मतलब कि थोड़ी सी जानकारी हम लोग लिए, चलिए इसको डीपली नॉलेज लेते हैं। सबसे पहले कार्निया के बारे में जानते हैं। कार्निया होता है क्या है, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका नोट्स है वो मैं ऑलरेडी नोट्स हाथ से लिखा हुआ नोट्स आपको दूंगा। ये वीडियो खत्म होने के बाद मैं नोट्स को आपके वीडियो पे लगा दूंगा। आप चाहे तो क्या कर सकते हैं कि इसको यहीं पे लिख सकते हैं, नहीं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे केवल अपना नाम और कहां से है आप उसको नेम, आप क्या लिख सकते हैं, नेम, एड्रेस और क्लास लिख के, और कौन सा आपको नोट्स चाहिए उसको लिख के क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। मैं आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ऑलमोस्ट आपको क्या करूंगा कि नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा और आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग कार्निया। कार्निया क्या होता है, एक पारदर्शी झिल्ली होती है। कार्निया एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिससे कि क्या होता है कि प्रकाश की, जितनी प्रकाश की किरणें आती है हमारे नेत्र तक, प्रकाश खत्म हो जाता है। इसके बाद आता है परितारिका। परितारिका क्या करती है कि पेशीय डायग्राम होता है, यह एक पेशीय डायग्राम होता है, मतलब कि पेशी का बना होता है, और यह पुतली के आकार को निर्धारित करता है। यानी कि पुतली क्या होगा, कितनी बड़ी होगी कितनी छोटी होगी, इसके आकार को निर्धारित करता है। इसके बाद आता है अभिनेत्र लेंस। अभिनेत्र लेंस के बारे में आप लेंस के अभी मैं कुछ बताया हूँ कि यह लेंस जो होता है वो शीशे का बना नहीं होता है, क्योंकि हम लोग इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़े हैं जो भी लेंस है वो शीशे का बना हुआ है, लेकिन यह जो लेंस है शीशे का बना हुआ नहीं होता है। अभिनेत्र लेंस यह रेशेदार जलीय पदार्थ होता है, इसे क्रिस्टलीय लेंस भी कहते हैं। उसके बाद आता है पश्चिमाभ पेशियां। यह पश्चिमाभ पेशियों के बारे में थोड़ा सा बताया हूं मैं, क्या है कि अभिनेत्र लेंस को मोटा या पतला करती है,
जिससे अभिनेत्र लेंस को मोटा या पतला करती हैं, जिससे जो प्रतिबिंब है वह अपने रेटिना पे बने, दृष्टि पटल पे बने और कहीं न बने। यदि यहाँ बनेगा तभी भी हमको दिखाई नहीं देगा, और यहाँ बनेगा तभी भी हमको नहीं दिखाई देगा, और यहाँ बनेगा तभी भी दृष्टि दोष है, यहाँ बनेगा तभी भी दृष्टि दोष है। चाहे कहीं भी इसके बीच में बने, चाहे इधर कहीं भी बने, दृष्टि दोष है। तो अभी दृष्टि दोष के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। और इसी गुण को, इस लेंस के इस गुण को, यानी कि क्या करना है कि अभिनेत्र लेंस को पतला या मोटा करना क्या कहलाता है? संवेदन क्षमता कहलाता है। अब दृष्टि पटल क्या होता है? दृष्टि पटल रेटिना, ये क्या होता है? कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है, या एक टाइप का कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है, जिसमें क्या होता है? अधिक प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है, जिसमें कि प्रकाश को प्राप्त करने के लिए अधिक सुग्राही कोशिकाएं होती है। इसके बाद एक टॉपिक आता है समंजन क्षमता, जिसके बारे में आपको समंजन क्षमता के बारे में अच्छे से समझ लेना चाहिए। जैसे मैं क्या कर रहा हूं कि एक इंक का डब्बा ले रहा हूं और मैं इसको एक अनंत रूपी जगह पे, जैसे मैं इसको रख रहा हूं यहाँ पे, तो देखिए मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। यदि मैं इसको क्या करूं और दूर लेके चला जाऊं 200-300 किलोमीटर के दूर पे, तब यह स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगा। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा थोड़ी है कि मुझे इस आंख में, मेरे आंख में प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। ये अनंत जो है इस आंख का बस थोड़े से दूरी पे है, तो ये क्या है? स्पष्ट रूप से देख रहा है। इसी तरह क्या है कि अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा पास लेके आ रहा हूँ, देख रहा हूँ दिख रहा है। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, एकदम पास, आंख के पास लेके चला आ रहा हूँ। तो देखिए इसमें क्या होगा, आप भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। आंख के पास लेके आने के बाद आंख में क्या होता है, थोड़ा सा क्या अत्यधिक रूप से दर्द होने लगता है, और कुछ लोगों में तो लगता है आंख में पानी है। ऐसा नहीं है कि आपकी आंख में क्या है कि प्रॉब्लम है, ये क्या होता है कि आंख अब ये जो पेशीय है, पश्चिमाभ पेशीय है, यह इस नेत्र लेंस को दबा रहा है। अब कितना दबा रहा है? जब दबा रहा है तो अत्यधिक रूप से दबा रहा है। तो जब अत्यधिक रूप से किसी भी कार्य को किया जाएगा तो उसमें क्या होती है कि ऊर्जा का ह्रास होता है। ऊर्जा का ह्रास होगा कि इसमें क्या होगा, दर्द होगा। इसीलिए या ज्यादा रूप से देखने, ज्यादा पास से देखने पे आंखों में दर्द होने लगता है। वही यदि 25 सेंटीमीटर पे लेके चले जाए तो आंख का दर्द नहीं होता है। यानी कि क्या है कि हमारे जो पश्चिमाभ पेशी है वह हमें अच्छे से कार्य कर रही है। तो अब देखिए, अब समंजन क्षमता वही होती है, वह क्षमता जिससे नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को कम या ज्यादा करता है, उसे क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। अब इसके बाद क्या मैं आपको बता रहा हूँ कि निकट बिंदु, जैसे मैं अभी आपको बताया हूं कि यदि हम किसी वस्तु को 25 सेंटीमीटर से पास लेके आते हैं तो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, और क्या होता है कि हमारे आंखों में एक पेन, एक दर्द महसूस होता है। तो इसका मतलब क्या है कि वह बिंदु जिस पर जो यह पश्चिमाभ पेशी है, चाहे अपना लेंस है, वह अत्यधिक रूप से समंजन क्षमता लगा रहा है, इससे ज्यादा क्षमता उसका समंजन नहीं लग सकता है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? निकट बिंदु कहते हैं। यह बिंदु होता क्या है? स्वस्थ मनुष्य की आंख का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। यानी कोई वस्तु 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई है, आपकी आंख के सामने स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, और उसे स्पष्ट रूप से देख भी पाएंगे आप, उसमें देखने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और 25 सेंटीमीटर से दूर रखी हुई तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके पहले क्या होती है, यदि आपको प्रॉब्लम होती है देखने में, या क्या होती है आंख में दर्द होता है, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस क्या है ये, इससे निकट बिंदु नहीं हो सकता। इसके बाद आता है एक दूर बिंदु। निकट बिंदु को बोलते हैं नियर पॉइंट, निकट बिंदु को बोलते हैं नियर पॉइंट, और दूर बिंदु होता है, इसको बोलते हैं फार पॉइंट। फार पॉइंट किसी, अब मैं अभी बताया आपको कि किसी वस्तु को क्या करेंगे, दूर रखें और क्या करें, देख लेना है। तो फार पॉइंट वह क्या है, यानी कि वह दूरी जिस पर कि कोई नेत्र क्या है कि बिना समंजन क्षमता लगाए किसी वस्तु को देख सकता है। यानी कि जो ये पश्चिमाभ पेशी काम नहीं करेगी, अपना लेंस है वो ऑटोमेटिक अपने रूप से क्या करेगा, उसको देखेगा। उसी को क्या कहते हैं कि दूर बिंदु कहते हैं। और एक स्वस्थ मनुष्य के नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या होता है, अनंत होता है। यानी कि कोई भी वस्तु यदि अनंत पे रखी हुई है तो उसे स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। मुझे जहां तक अंदाज है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और जितने भी आपके डाउट्स होंगे यदि अभी तक क्लियर ना हुए हो, चाहे कोई डाउट्स आपके मन में है तो कमेंट कर सकते हैं। और यदि आप अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे जहां तक पता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आपकी इच्छा है लाइक कर सकते हैं, और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और
बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि क्या हो कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। और क्या है कि ये वीडियो डेली का डेली ऑलमोस्ट 5 PM पे आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, किसी भी क्लास का, यदि उपलब्ध हाई स्कूल का उपलब्ध कराना हो। लेकिन आज मुझे जहां तक लगता है आज वीडियो अपलोड होने में देर लगेगी, क्योंकि अभी तक वीडियो अपलोड अब जाके हो रहा है। और रही बात नोट्स की, तो मैं नोट्स आपको क्या करूंगा, आप चाहे तो हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो जैसे ये मैं लेक्चर मेरा खत्म हो रहा है उसके बाद मैं 10 या 15 सेकेंड के लिए इस नोट्स को इसी वीडियो में ऐड कर दूंगा। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक सेट के साथ। और ये मानव नेत्र खत्म हुआ, इसके बाद आता है क्या, दृष्टि दोष। कौन सा टॉपिक, दृष्टि दोष। तो तैयार है दृष्टि दोष पढ़ने के लिए, और कौन से दृष्टि दोष होते हैं, उसका निवारण कैसे होता है, उसको संशोधित कैसे किया जा सकता है, और इसके कारण क्या होते हैं, इन सब के बारे में आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं दृष्टि दोष, उनका संशोधन या निवारण। यानी कि यदि किसी व्यक्ति के नेत्र में यदि कोई दोष है तो उसे कैसे उस दोष को पहचाना जा सकता है और उसे कैसे संशोधित किया जा सकता है। जैसे आप किसी व्यक्ति को देखे होंगे जो क्या किए रहते हैं, चश्मा लगाए रखते हैं अपने नेत्र में। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि उनके आंख में या तो दूर की रखी हुई वस्तु नहीं दिखाई देती है या नजदीक रखी हुई वस्तु दिखाई नहीं देती है। इसी कारण से वो अपने नेत्र में एक चश्मा क्या किए रहते हैं, लगाए रहते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है। दृष्टि दोष का मतलब आंख का खराब होना नहीं होता है। जैसे कोई यदि बच्चा है, उसे बचपन से दिखाई नहीं देता है तो उसे कोई दृष्टि दोष नहीं है, वह क्या है, अंधा है, उसे कोई किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, वह ऑलरेडी अंधा है। दृष्टि दोष का मतलब होता है या तो किसी व्यक्ति को दूर रखी वस्तु दिखाई नहीं देती है या पास रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, उसे क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। तो दृष्टि दोष एक बार आप इसे परिभाषा के तौर पे समझ सकते हैं कि कभी कभी क्या होती है कि नेत्र की मंजन क्षमता कम हो जाती है, जिससे कि उसके दूर की रखी वस्तु को देखने में या निकट की वस्तु को देखने में उसे क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। अब यह प्रॉब्लम पश्चिमाभ पेशी द्वारा, पश्चिमाभ पेशी का कार्य आप क्या कर सकते हैं, पीछे वाले वीडियो में पढ़ सकते हैं। पश्चिमाभ पेशी क्या करती है, इस मानव नेत्र को छोटा या बड़ा करती है, जिससे कि वह क्या करे, प्रतिबिंब रेटिना पर बने। अब यदि पश्चिमाभ पेशी के बारे में आप अच्छे से जानना चाहते हैं तो पीछे वाले वीडियो को पार्ट 1 को क्या कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं। तो स्पष्ट रूप से उस व्यक्ति को क्या होती है, स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसका मतलब है कि कभी भी इस चैप्टर इस टॉपिक में स्पष्ट दिखाई न देने से मतलब हमें कि साफ न दिखने से मतलब नहीं है, स्पष्ट नहीं दिखना चाहिए, उसी को क्या कहेंगे, दृष्टि दोष कहेंगे। तो किसी व्यक्ति को दूर रखी वस्तु या नजदीक रखी वस्तु यदि स्पष्ट दिखाई नहीं देती है तो उसे किसी न किसी प्रकार का क्या है, दृष्टि दोष है। हमें पढ़ना क्या है, दृष्टि दोष के प्रकार या दृष्टि दोष कितने प्रकार के हो सकते हैं। दृष्टि दोष, पहला दृष्टि दोष होता है निकट दृष्टि दोष। इस दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है और नजदीक की रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। फिर इसे निकट दृष्टि दोष क्यों कहते हैं, तो इसके बारे में मैं अभी आगे वाले थोड़े से वीडियो में, इसी वीडियो में अभी आगे बताता हूँ। दूसरा प्रकार क्या आता है, दूर दृष्टि दोष, यानी कि दूर रखी वस्तु क्या होती है, स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन नजदीक रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, उस व्यक्ति को क्या है, दूर दृष्टि दोष है। एक दृष्टि दोष, इस दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष को दीर्घ दृष्टि दोष भी कहा जाता है। एक दृष्टि दोष, अगली दृष्टि दोष आती है जरा दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है कि इस व्यक्ति को ना दूर की रखी वस्तु दिखाई देती है स्पष्ट और न ही पास की रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, इसे क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष कहते हैं। आप इसे यदि अंग्रेजी में जानना चाहते हैं तो निकट दृष्टि दोष को मायोपिया, दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया और जरा दृष्टि दोष को प्रेसबियोपिया कहा जाता है। इसके पहले आप उसी समय से एक बात सुन रहे हैं, दूर रखी वस्तु या पास रखी वस्तु। अब दूर रखी वस्तु या पास रखी वस्तु, इसका मतलब कि कितना दूर चाहे कितना पास।
तो इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको बताया हूं निकट बिंदु, यानी कि निकट बिंदु क्या होता है, जिसमें कि वह बिंदु जिस पर कोई भी नेत्र अपने पश्चिमाभ पेशी का प्रयोग अधिकतम मात्रा में करता है, जिसमें कि पश्चिमाभ पेशी अधिक बल लगाती है उस नेत्र पे उस वस्तु को देख सके। अब इसका मतलब क्या है, यदि मुझे इस मार्कर पर लिखे हुए किसी शब्द को देखना है तो मैं इसको कितने नजदीक तक देख सकता हूं, इसे ही समझना है। यानी कि यदि मैं इसको ज्यादा पास लेके आता हूं तो आंख में दर्द और पानी यदि ज्यादा देर तक रखा जाता है तो आने लगता है। यानी कि यदि अब मैं इसे क्या करता हूं कि 25 सेंटीमीटर पे लाता हूं तो क्या होता है, मुझे स्पष्ट दिखाई देता है, इसके पास लेके आने पे स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। यानी कि किसी भी नेत्र का स्पष्ट जो न्यूनतम दूरी होती है, निकट बिंदु होता है जिसे बोलते हैं नियर पॉइंट, वह क्या होता है 25 सेंटीमीटर होता है। यानी कि 25 सेंटीमीटर से नजदीक कोई भी वस्तु आएगी और तो स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। यानी कि यदि आपको 25 सेंटीमीटर से नजदीक कोई वस्तु दिखाई नहीं देती है तो आपको किसी भी प्रकार का दृष्टि दोष नहीं है। ये क्या है, इसे दृष्टि दोष नहीं कहेंगे, ये मानव नेत्र की एक विशेषता है कि इससे नजदीक वस्तु नहीं दिखाई देती है। उसके बाद दूर बिंदु, दूर बिंदु क्या होता है, जिसमें कि अपना पश्चिमाभ पेशी का बिना प्रयोग किए नेत्र क्या करता है, नेत्र का लेंस वो किसी भी वस्तु को देख सकता है। और वो वस्तु, वह दूरी क्या हो सकती है उस वस्तु की, जैसे कि मैं किसी वस्तु को अनंत पे रख रहा हूं तो क्या हो रहा है कि दिखाई देगा। यानी कि क्या है, अनंत एक ऐसी दूरी है, जैसे मैं इसको दूर लेते 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 जा रहा हूं फिर भी मुझे वस्तु दिखाई दे रही है, तो दूर बिंदु क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। कि अनंत ही वह दूरी है जिसपे कि हमारी पश्चिमाभ पेशी का बिना प्रयोग किए हमारा नेत्र लेंस क्या करता है, देख लेता है उस वस्तु को। यदि कोई स्वस्थ मनुष्य है तो यदि यह क्या है कि मान लीजिए यह बिंदु है, वह कितना है 25 सेंटीमीटर है, तो किसी स्वस्थ मनुष्य के नेत्र पे 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो स्पष्ट रूप से कहाँ बनता है, रेटिना पे बनता है। यह क्या है, स्वस्थ मनुष्य का नेत्र है। यदि क्या करते हैं कि मनुष्य के नेत्र पे सामने यदि अनंत पे वस्तु को रखी जाती है उसका भी प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पे ही बनता है। यानी कि क्या है, वो वस्तु कहीं भी रखेंगे, चाहे अनंत पे रखें और चाहे कहाँ रखें कि निकट बिंदु पे 25 सेंटीमीटर पे रखें, वह क्या होगा, उसे स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। इसके बाद यदि निकट दृष्टि दोष को देखें, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि किसी नेत्र के सामने निकट की रखी वस्तु तो स्पष्ट दिखाई दे देती है, जैसे निकट पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है कि रेटिना पे स्पष्ट रूप से बन जाता है। लेकिन यदि वस्तु क्या है कि दूर रखी गई है, अनंत पे रखी गई है, तो उसका प्रतिबिंब क्या होता है, स्पष्ट दिखाई, स्पष्ट रेटिना पे नहीं बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना से थोड़ा सा पहले क्या होता है, कट जाता है। यानी कि यह नेत्र में ही रेटिना से पहले प्रतिबिंब बनेगा। हमें पता है कि यदि कोई प्रतिबिंब क्या है रेटिना पे बनता है तभी वह क्या होगा, मस्तिष्क को समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो इसका क्या है कि इसका मतलब कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर पे रखी वस्तु दिखाई नहीं देती है। अब इसका क्या, कितना दूर रखी वस्तु दिखाई नहीं देगी, कितनी दूर रखी, जैसे कि यदि कोई बिंदु है यहाँ पे 30-31 सेंटीमीटर पे है तो क्या होता है, किसी वस्तु को दिखाई नहीं देती है। यदि 31 सेंटीमीटर पे है तो दिखाई नहीं देती है और 30 सेंटीमीटर पे रखा जाता है तो दिखाई देती है। इसका मतलब यह है कि इसका जो दूर बिंदु है अनंत से नजदीक आके 30 सेंटीमीटर पे आ चुकी है। इसका जो दूर बिंदु है वह अनंत से नजदीक आके और 30 सेंटीमीटर पे आ गई है। मतलब कि 30 के और 25 के बीच में कहीं भी रखी जाएगी वस्तु दिखाई देगी और जैसे ही इससे दूर लेके जाएंगे तो वस्तु क्या होगी, दिखाई नहीं देगी। अब ऐसा रियल में होता नहीं है क्योंकि ये सेंटीमीटर इतनी नजदीक आती नहीं है, क्या होता है थोड़ा दूर हो जाता है। आप इसको क्या कर सकते हैं कि मीटर में भी ले सकते हैं। इसके बाद क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष के बाद आता है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर दृष्टि दोष में किसी वस्तु को यदि क्या करें कि नजदीक रख दें तो उस व्यक्ति को स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा और क्या होगा, यह रेटिना से बाहर जाके कट जाता है, उसे रेटिना से बाहर कट जाता है। और यदि क्या हो कि दूर पे रखी वस्तु हो तो उसे स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, यानी रेटिना पे उसका प्रतिबिंब बन जाता है।
इसका क्या तात्पर्य है कि जो दूर रखी वस्तु है वह स्पष्ट रूप से प्रतिबिंब रेटिना पे बन जा रहा है, लेकिन नजदीक है वह प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। इसका मतलब है कि जो प्रतिबिंब है वह रेटिना पे नहीं बनने का कारण है कि जो इसका नजदीक पॉइंट है वह थोड़ा सा और क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। जैसे होना चाहिए 25 सेंटीमीटर, लेकिन क्या हो जाता है, थोड़ा दूर हो जाता है। इसी कारण इसे दूर दृष्टि दोष भी कहा जाता है। तो दूर होने का कारण कितना दूर हो जाता है, जैसे मान लीजिए 35 सेंटीमीटर पर आ जाता है। 35 सेंटीमीटर यानी कि 35 सेंटीमीटर से दूर कोई वस्तु रखी जाएगी तो स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, और यदि दूर नहीं रखी जाएगी, इससे नजदीक रखा जाएगा तो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। इसके बाद अभी हम लोग इसको थोड़े से नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग इसको एक एक करके पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। इसके बाद एक आता है जरा दृष्टि दोष। इसका जो तीसरा प्रकार होता है, इसमें क्या होता है कि इस नेत्र के सामने नजदीकी रखी वस्तु भी दिखाई नहीं देती है। क्या होता है, जाके रेटिना से दूर कट जाता है। यदि दूर रखी वस्तु है तो वह रेटिना के पहले ही क्या होता है, कट जाता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष कहते हैं। यानी न नजदीक रखी वस्तु दिखाई देगा स्पष्ट रूप से और न दूर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। ये अधिक उम्र के वाले लोगों में अधिकतर होता है। इसमें क्या होती है कि जो पश्चिमाभ पेशी है वह शिथिल हो जाती है, इसी कारण, या नेत्र का गोलक होता है वह बड़ा छोटा हो जाता है, इसी कारण ऐसा यह दृष्टि दोष होता है। तो अब चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं निकट दृष्टि दोष। अब बच्चों पढ़ने वाले हम लोग अगला बिंदु निकट दृष्टि दोष। इस दृष्टि दोष में क्या होता है कि इस दोष वाले व्यक्ति को निकट की वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन दूर पे रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। इसका मतलब क्या है कि यदि कोई वस्तु है कि उसको दूर रख दिया जाए इनके नेत्र के सामने, क्या होगा, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। अब आप देखे होंगे कि किसी बुजुर्ग व्यक्ति को, कोई व्यक्ति क्या होता है कि दूर से आ रहा होता है तो उनको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। क्या करते हैं कि उसके नजदीक आने का इंतजार करते हैं। जैसे वह नजदीक आता है क्या करते हैं, उनको समझ जाते हैं कि कौन सा व्यक्ति है। उस बुजुर्ग व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हुआ रहता है। इस दृष्टि दोष में जो भी वस्तुएं निकट रखी जाएंगी, यानी कि 25 सेंटीमीटर या उससे थोड़ी सी दूर रखी जाएंगी, वह क्या होगा, स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। लेकिन जैसे कोई वस्तु दूर रखा जाएगा, यानी कि अनंत पे रखा जाएगा, वह वस्तु क्या है, दिखाई नहीं देगा। यानी कि जो उनका दूर बिंदु होता है थोड़ा सा और क्या होता है, नजदीक आ जाता है। जैसे इस व्यक्ति को यहां तक वस्तु रखी जाएगी तो दिखाई देगा, इससे दूर रखी जाएगी वस्तु तो दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब क्या है कि जो इसका दूर बिंदु है, दूर बिंदु अनंत होता है एक स्वस्थ मनुष्य के नेत्र का, वह दूर बिंदु क्या हो गया है, नजदीक आ गया है। नजदीक आने का मतलब निकट आ गया, इसीलिए इस दृष्टि दोष को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। या यदि रखी वस्तु का नेत्र के लेंस से टकराकर और रेटिना से पहले ही कट जाती है, यानी कि जो पहले रेटिना से पहले जो प्रतिबिंब कटी, इसी कारण प्रतिबिंब पहले कटने के कारण इसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। इसका निवारण क्या होता है, तो इसके पहले हम लोग जान ले कि ये कारण, ये किस कारण से होता है। इसके कारण क्या होते हैं, या तो नेत्र गोलक बड़ा हो जाता है, यानी होगा क्या कि नेत्र गोलक मान लीजिए यहाँ है, अच्छा यहाँ पे आप देख लें, अब रेटिना यहाँ है, नेत्र गोलक जैसे बढ़ा, जैसे किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है यहाँ से इसको मिलना है यहाँ पे, गोलक क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो बड़ा हो गया यानी रेटिना अब यहाँ आ गया, तो प्रतिबिंब यहाँ मिलेगी, रेटिना पे नहीं मिलेगा। इसलिए क्या होता है, नेत्र गोलक इसका या तो बड़ा हो जाता है या अभिनेत्र लेंस का वक्रता बढ़ जाता है। अब अभिनेत्र लेंस का जो वक्रता है इसका, यह क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसी कारण यह प्रतिबिंब इसके रेटिना पे नहीं बनता है। इसका निवारण क्या है, आप इसे संशोधित कैसे कर सकते हैं, तो कर क्या सकते हैं, उचित क्षमता का अवतल लेंस प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि उचित क्षमता का अवतल लेंस प्रयोग किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि इससे क्या होना चाहिए कि नजदीक रखी वस्तु, इससे नजदीक रखी वस्तु को यह दिखाई देगा, और इसके नजदीक से दूर जैसे वस्तु रखी जाएगी तो इसको दिखाई नहीं देगा। हम लोग एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा बेवकूफ बनाते हैं अपने नेत्र को, और कहते हैं कि यह जो वस्तु है, मान लीजिए यह वस्तु अनंत पे रखी गई है, हम लोग इसको बता देते नहीं यह वस्तु यहीं रखी गई है, तब तो यह शुद्ध रूप से देख लेगा, इसको स्पष्ट दिखाई दे देगा। तो अवतल लेंस इस वस्तु को यही कार्य करता है। यदि अनंत से आती हुई प्रतिबिंब का, यदि अनंत से आती हुई वस्तु है तो वह क्या करती है, टकराती है और यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होती है।
तो हमारे नेत्र को लगता है कि वस्तु अनंत से नहीं आके इसके जो नियर पॉइंट है, इसके जो बिंदु है जहां से वह दिखाई देंगे वहीं से आ रही है, इसीलिए क्या होता है रेटिना पे इसका प्रतिबिंब बनता है। तो आप निकट दृष्टि दोष के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे कि निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। इसका कारण क्या होता है और इसे संशोधित अवतल दर्पण के उचित क्षमता का प्रयोग करके संशोधित किया जा सकता है। अब उचित क्षमता का मतलब क्या है, क्षमता का प्रयोग यहाँ क्या क्यों किया जा रहा है? कभी आप किसी के साथ या जिसके नेत्र में लेंस लगाए गए शीशा का यानी चश्मा जो व्यक्ति लगाता है उससे आप पूछिएगा कि वह जब अपनी आंख को गया था दिखाने तो उसके साथ क्या हुआ था। डॉक्टर क्या किए होंगे कि उनकी आंख को एक दूर रखी किसी वस्तु पे कुछ लिखे होंगे लेटर्स या ABC, वह व्यक्ति कुछ भी पढ़ सकता है, चाहे क ख ग या कुछ गोले बनाए गए होंगे और उस व्यक्ति को क्या करना होगा, पहचानना होगा। यानी कि उससे वह क्षमता पहचानते हैं कि वह उस व्यक्ति को वह कितनी दूरी तक वह वस्तु देख सकता है, उसका जो अनंत बिंदु है वह कितनी नजदीक आ गई है, उसी को क्या करते हैं डॉक्टर समझते हैं। उसके बाद उसके उचित क्षमता का प्रयोग कर अवतल लेंस क्या करते हैं उसको देते हैं। अब आप अवतल लेंस के बारे में इसके पहले वाले अध्याय में अच्छे से पढ़ चुके होंगे। तो चलते हैं अगले टॉपिक्स पे, दूरदृष्टि दोष पे। पॉइंट पढ़ने वाले हम लोग दूरदृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया। इस दृष्टि दोष में दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई देता है लेकिन नजदीक रखी वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। इसका मतलब क्या है कि इस दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के सामने यदि कोई वस्तु दूर से आ रही है, चाहे दूर पे रखी हुई है तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही उस वस्तु को नजदीक लेके आते हैं, चाहे नजदीक रखते हैं तो वस्तु दिखाई नहीं देती है। इसका उदाहरण आप इस प्रकार देख सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को जिसको दूर दृष्टि दोष है वह फोन को लेता है तो क्या है कि यदि चश्मा नहीं लगाए हुए हैं तो वह फोन को थोड़ी सी दूरी पर रख के और उसके बाद उसका उपयोग करते हैं तो उनको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, अन्यथा वह क्या होता है दृष्टि दोष के कारण वह स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। इस दृष्टि दोष में दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे नेत्र लेंस से टकराकर और रेटिना पे क्या होता है बन जाता है, लेकिन नजदीक रखी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र लेंस से टकराकर और क्या होता है कि नेत्र गोलक से दूर यानी कि रेटिना से दूर नेत्र के बाहर बनता है, उसे क्या कहते हैं कि दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। अब दूर दृष्टि दोष कहे जाने का क्या कारण है कि इसका प्रतिबिंब रेटिना से दूर बनता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। या इसको दूर दृष्टि दोष इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसका नजदीक बिंदु है वह क्या हो जाता है दूर हो जाता है, यानी कि इसको नजदीक पे 25 सेंटीमीटर पे रखेंगे तो वह वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी और जैसे ही इसको थोड़ा सा दूर लेके चले जाएंगे उससे क्या होता है कि स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अब इस दृष्टि दोष के कारण क्या होते हैं? इस दृष्टि दोष का कारण एक कारण यह हो सकता है कि नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, यानी कि जब नेत्र गोलक छोटा हो जाएगा तो जब छोटा होगा तो जब साइज में होगा तो रेटिना यहाँ होना चाहिए, लेकिन जैसे छोटा होगा तो रेटिना यहाँ आ जाएगी, यानी कि प्रतिबिंब क्या होगा कि रेटिना पे नहीं बनेगी, जिससे कि जो वस्तु है स्पष्ट रूप से हमारे मस्तिष्क तक नहीं दिखाई देगी। इसके बाद क्या होता है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अधिक हो जाना, या जो अपना अभिनेत्र लेंस है उसकी यदि फोकस दूरी अधिक हो जाएगी तभी भी हमको वस्तु जो है स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी। तो आप समझ गए होंगे कि दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, नजदीक की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नेत्र गोलक छोटा हो जाता है या अभिनेत्र लेंस का फोकस दूरी क्या होता है अधिक हो जाता है, इसी कारण से ऐसा दूर दृष्टि दोष होता है। और क्या है इसका निवारण कैसे हम लोग कर सकते हैं? तो दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को उचित क्षमता का उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है, यानी कि पहले क्या करेंगे हम अपने आंख को बेवकूफ बनाएंगे कि आंख जो वस्तु है वह नजदीक नहीं रखी गई है, कहाँ रखा गया है दूर रखा गया है। तो तुम समझ जाओ कि दूर रखा गया है तो क्या करेगा वो कि जो प्रतिबिंब है वह क्या करेगा रेटिना पे बनाएगा। तो देखिए यहाँ वस्तु रखी गई है, बीच में उत्तल लेंस लगा दिया गया, अब यहाँ इस नेत्र को लगेगा कि वस्तु यहाँ रखी गई है और प्रतिबिंब क्या करेगा रेटिना पे बना देगा, जो कि किसी व्यक्ति को स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो आप दूर दृष्टि दोष के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक्स पे। अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं जरा दृष्टि दोष, प्रेस बायोपिया। यह क्या होता है? इस दृष्टि दोष में
कि न दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और न निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ये इसमें क्या होता है, यह जो अत्यधिक उम्र वाले व्यक्ति होते हैं उन्हीं में यह दृष्टि दोष पाया जाता है। पहले तो क्या होता था कि बचपन से लेके 20 से 25 साल तक किसी भी व्यक्ति के नेत्र में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता था, लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि 2 या 3 या 4 साल के बाद ही किसी बच्चे में क्या हो रहा है, उनके आंख में नेत्र जो है वह उसमें कोई ना कोई दृष्टि दोष आ जा रहा है, जिसकी वजह से उसके आंख में चश्मा लगा दिया जा रहा है। लेकिन जो जरा दृष्टि दोष है यह अत्यधिक उम्र होने पर ही इस दृष्टि दोष का कारण देखा जाता है। इस दृष्टि दोष में दूर की वस्तु और स्पष्ट की नहीं दिखाई देती है और निकट की वस्तु भी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। इसका कारण क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं इसको हम लोग जान लेते हैं। कारण क्या होता है कि जैसे हमें कभी भी जो निकट की वस्तु है वह हमें क्या दिखाई देती है, चाहे दूर की वस्तु हमें क्यों दिखाई देती है, क्योंकि जो पश्चिमाभ पेशी है वही ना नेत्र लेंस को या तो छोटा करती है या बड़ा करती है, तभी हमें जो वस्तु है दूर की वस्तु दिखाई देती है और नजदीक की वस्तु दिखाई देती है। लेकिन इसमें पश्चिमाभ पेशी क्या हो जाती है, शिथिल हो जाती है। शिथिल होने का मतलब क्या है कि काम करना बंद कर देती है। और क्या होता है, इसी कारण जब शिथिल हो जाती है तो नेत्र लेंस का समंजन क्षमता जो होता है, लेंस को बड़ा करना या छोटा करना, उसमें क्या हो जाता है, वह घट जाता है समंजन क्षमता। या क्या होता है, लेंस का लचीलापन, यानी कि लेंस जब लचेगा तभी ना दूर की वस्तु दिखाई देगी चाहे नजदीक की वस्तु दिखाई देगी। तो यह क्या होता है, नेत्र का लचीलापन भी खत्म हो जाता है। इसे क्या कहते हैं, दूर जरा दृष्टि दोष कहा जाता है। इस दृष्टि दोष को निवारण क्या करते हैं, बायोफोकल लेंस का प्रयोग करके इस दृष्टि दोष का निवारण किया जा सकता है। बायोफोकल लेंस का मतलब तो होता है द्विफोक्सी लेंस। इस द्विफोक्सी लेंस में उत्तल लेंस ऊपर लगा होता है और उत्तल लेंस नीचे लगा होता है। अवतल लेंस दूर की वस्तु को देखने में सहायता करता है और उत्तल लेंस निकट की वस्तु को देखने में सहायता करता है। यानी कि या इस दृष्टि दोष में कोई व्यक्ति 2 चश्मों का प्रयोग करते हैं। किसी व्यक्ति को 2 चश्मे क्या करते हैं, प्रयोग में करते हैं इस दृष्टि दोष में। तो अब ये वीडियो यहीं पे खत्म किया जाता है और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमारा जो एक्सपर्ट क्लासेज है वो यूट्यूब पे ही है। एक्सपर्ट क्लासेज आप क्या कर सकते हैं कि ईमेल पे भी संपर्क कर सकते हैं, expertclasses09@gmail.com। और आप मोबाइल नंबर, यदि आपको नोट्स चाहिए तो मोबाइल नंबर 73498481 पे संपर्क कर सकते हैं। वैसे मैं इस नोट्स को क्या करूंगा कि वीडियो जैसे खत्म होता है उसमें 15 या 20 सेकंड के लिए इसमें ऐड कर दूंगा, आप वहां से भी ले सकते हैं। और यहाँ एक जरूरी बात, आप कभी भी वीडियो को 360 पिक्सल पे ही देखें। प्रिज्म के बारे में और प्रकाश के अपवर्तन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है। तो प्रिज्म सबसे पहले हम जान लें कि प्रिज्म होता क्या है। प्रिज्म के बारे में हमें जानने से पहले हमें जानना चाहिए कि कभी भी हम लोग इसके पहले वाले अध्याय में पढ़े हैं कि प्रकाश का अपवर्तन कांच के स्लैब के द्वारा होता था, उसमें प्रिज्म नहीं आता था। और प्रिज्म होता क्या है, प्रिज्म एक प्रकार की त्रिकोणीय संरचना होती है जिसमें कि 3 कोण होते हैं। ये बनता किससे है, कांच की एक स्लैब को क्या करें कि इसे इस रूप में काट दिया जाए तो ये क्या होती है कि एक प्रिज्म का रूप बन जाता है। और इसे यदि हम लोग चाहें तो बाहर निकाल के ऐसे बनाया जा सकता है। यही होता है प्रिज्म। इस प्रिज्म को आप किसी भी तरह से रखेंगे यह इसी आकृति का, इसी रूप का दिखेगा, क्योंकि इसकी जो तीनों भुजाएं होती हैं बराबर होती हैं। यदि मैं इसको ऐसे उलाट के रखूं फिर भी क्या होगा, यह इसी आकृति में बनेगी। यानी कि इसकी आकृति में किसी प्रकार का परिवर्तन इसमें नहीं पाया जाता है। अगर हम बात करें कि इसकी आकृति होती कैसे है, तो इसकी आकृति में 3 आयत होते हैं और 2 त्रिभुज होते हैं। आयत तो आपको पता ही होगा कि आयत तो उसे कहते हैं जिसकी 2 भुजाएं आमने सामने की बराबर हो।
यानी कि दोनों भुजाएं, ये दोनों भुजाएं आमने सामने के बराबर हैं और ये दोनों भुजाएं आमने सामने की बराबर हैं। तो इसी तरह यह एक आयत है, यह एक आयत है और यह एक आयत है, और इसमें दो त्रिभुज, एक इस तरफ और एक उल्टे तरफ दो त्रिभुज पाए जाते हैं। इस सब प्रिज्म में हमें पढ़ना है कि प्रिज्म कोण क्या होता है। प्रिज्म कोण, प्रिज्म के पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहा जाता है। अब पार्श्व फलक क्या होते हैं, यानी कि जो तिरछे ये जो फलक पाए जाते हैं, इन्हीं के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहा जाता है। यही होते हैं दो पार्श्व फलक। इन्हें ही, इस कोण को यदि ए से प्रदर्शित करें, यानी कि हमें प्रिज्म के बारे में बस इतना ही जानना है कि प्रिज्म की जो आकृति होती है त्रिविमीय होती है। इसे कांच के स्लैब को काट के बनाया जाता है। मतलब क्या बनता है कि ये कांच का ही बना होता है। कांच का जब बना होता है, अब इसके आकृति के बारे में हम लोग जान चुके हैं। इसमें 3 आयत और 2 त्रिभुज होते हैं। चलते हैं अब हम प्रकाश के अपवर्तन को पढ़ने। प्रकाश के अपवर्तन के बारे में आप इसके पहले वाले अध्याय में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। मैं आपको इस प्रकाश के अपवर्तन के बारे में एक बार फिर से बता देता हूँ। यदि आप प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं तो एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा, और यदि आप नहीं जानते हैं तो इसके बारे में आप जान जाएंगे। होता क्या है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपवर्तन के पश्चात वह अपने मार्ग में विचलित हो जाती है। प्रकाश के इस गुण को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। यदि पहला माध्यम विरल हो और दूसरा माध्यम सघन हो तो होता क्या है कि प्रकाश की किरण जब चलती है तो अपवर्तन के पश्चात वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। जैसे यह एक वायु है, वायु से कांच में चली प्रकाश की किरण तो हुआ क्या कि अभिलंब की ओर झुक गई, और यदि पहला और फिर सघन से विरल माध्यम में आती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। अब हम आपतित कोण को I से, अपवर्तित कोण को R से और निर्गत किरण को E से दिखाते हैं। इसके बाद यदि हम क्या करें कि इस कांच के स्लैब को बीच से काट दिया जाए इस रूप में, तो यह क्या बन जाएगा, एक प्रिज्म बन जाएगा। यानी यदि प्रकाश किरण के सामने एक प्रिज्म रखी जाती है, वह किस प्रकार का अपना गुण निभाता है। पड़ता क्या है कि प्रकाश की किरण चलती है और प्रिज्म से टकराकर और फिर उसके दूसरे दिशा में निकल जाती है, जो कि इसे निकलना चाहिए इस रूप में। इस डायोग्राम को मैं आपको बड़े से चित्र में अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। यदि एक प्रकाश की किरण चली और प्रिज्म से टकराकर फिर पुनः प्रिज्म से बाहर निकल गई, इसे हम देखते हैं तो होता क्या कि PE यदि आपतित किरण है वह अपवर्तित होकर EF के रूप में सीधी निकलती है और फिर नीचे की ओर झुक जाती है, जहाँ जिससे कि इसको जाना चाहिए PH के तरफ, इस तरफ जाना चाहिए, लेकिन होता क्या है यह PS इस रूप में इधर आ जाता है। यही होता है प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। E को आपतित किरण और कोण I को आपतन कोण कहा जाता है, जो कि कोण I आपको यहाँ दिख रहा है। EF को अपवर्तित किरण, EF जो किरण है उसे अपवर्तित किरण, R को अपवर्तन कोण कहा जाता है। अपवर्तन कोण आपको दिख रहा है। निर्गत किरण यानी कि प्रिज्म से निकलने वाली प्रकाश की किरण FS है, जो कि कोण E बनाती हुई निकलती है। और कोण A के बारे में आप इसके पहले परिचित हैं कि कोण A को प्रिज्म का कोण कहा जाता है। दो पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहा जाता है। यहाँ है कोण A प्रिज्म कोण। इसके बाद हमें पढ़ना नया क्या है, विचलन कोण। विचलन कोण क्या होता है इसके बारे में हमें पढ़ना है। विचलन कोण प्रिज्म की विशेष आकृति के कारण निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा में एक कोण बनाती है। इसे ही प्रिज्म का विचलन कोण कहते हैं। इसे डेल्टा से दिखाया जाता है। जो यह कोण बना रहा है आपतित किरण की दिशा में, इसे ही क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। मतलब कि इसे जाना चाहिए सीधी रूप में, यानी कि यह क्या किया, इधर कोण बना दिया। जैसे कि मैं आपको एक चित्र दिखाऊं कि यह प्रकाश की किरण और चलनी चाहिए इसको इधर, लेकिन हुआ क्या कि यह इधर घूम गई, यानी कि इधर न जाके इधर घूम गई। इसे ही क्या कहते हैं, विचलन कोण D से इसे दिखाते हैं। यहाँ विचलन कोण D से दिखाया गया है। इस प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन में आपको बस इतना ही पढ़ना था। इसके बाद हमें पढ़ना है कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। आज हमें पढ़ना है
कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, कि कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण किस प्रकार होता है। इसके पहले वाले टॉपिक्स में हम लोग पढ़ चुके हैं। किसी भी प्रकाश को यदि प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह मार्ग से हट जाता है। आज हमें पढ़ना है कि श्वेत प्रकाश का विक्षेपण प्रिज्म द्वारा किस प्रकार होता है। श्वेत प्रकाश को पढ़ने से पहले हम कुछ और अलग अलग रंगों को पढ़ने का प्रयत्न करते हैं। जिस प्रकार यदि हम लाल रंग के प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो होता है कि जिस मार्ग से उसे जाना चाहिए उससे उसका जो विचलन कोण होता है थोड़ा सा कम होता है। जैसे विचलन जो होता है उसका कम होता है, इसे जाना चाहिए सीधी, लेकिन यह इसका विचलन इतना, इसका विचलन हुआ। इसके बाद यदि बैंगनी रंग के प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो हम देखते हैं कि उसका विचलन लाल रंग के प्रकाश से बहुत ज्यादा होता है। अब ऐसा होता क्यों है, इसके बारे में जानने से पहले हम एक और हरा रंग का प्रकाश लेते हैं और प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो होता क्या है कि यह लाल रंग के प्रकाश के और बैंगनी रंग के प्रकाश का जितना विचलन था उसी के बीच से यह होकर गुजरता है। यानी जिस रंग का प्रकाश होगा उसका विचलन उतना ही होगा। जैसे लाल रंग का विचलन बहुत कम, बैंगनी रंग का विचलन बहुत ज्यादा और हरा रंग का विचलन इसी के बीच में होता है। मैं आप लोग को सबसे पहले चित्र बना देता हूँ बोर्ड पे, जिससे कि मुझे समय न लगे बोर्ड पे चित्र बनाने में और आप अच्छे से समझ जाएं। अब ऐसा होता क्यों है, क्योंकि लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है, अब तरंग दैर्घ्य क्या होता है, जिस प्रकार किसी व्यक्ति के शरीर में जितनी शक्ति होती है उससे वह अपने कार्य को करता है, उसी प्रकार लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है वह 7800 एंगस्ट्रॉम से लेके 6400 एंगस्ट्रॉम तक होता है। इसीलिए यह क्या करता है कि कम विचलन होता है इसका। बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, 4300 एंगस्ट्रॉम से लेके 4000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। इसीलिए इसका विचलन सबसे ज्यादा होता है। और हरा रंग का विचलन और हरा रंग का तरंग दैर्घ्य इन दोनों के बीच में होता है। इसीलिए यह क्या करता है कि इन दोनों के बीच में इसका विचलन होता है। अब हम चलते हैं देखने कि श्वेत रंग के प्रकाश को यदि किसी प्रिज्म से गुजारा जाए तो वह किस प्रकार अपना गुण दिखाता है। यदि श्वेत रंग के प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि लाल रंग सबसे ऊपर, उसके बाद नारंगी रंग, उसके बाद पीला रंग, उसके बाद हरा रंग, उसके बाद नीला, उसके बाद जामुनी और फिर बैंगनी रंग आता है। यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है या इसे स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। अब स्पेक्ट्रम यदि आपसे पूछा जाता है तो आप कहेंगे कि श्वेत प्रकाश यदि प्रिज्म से टकराती है तो जिन 7 रंगों में विभक्त हो जाती है उन्हें स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अब इसे यदि आपको याद करना हो कि यह किस प्रकार से याद किया जाता है तो आप इसे विबग्योर से याद कर सकते हैं। और विबग्योर का मतलब होता है कि वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। अब आप इसे नीचे से ऊपर की ओर याद करते हैं। कभी भी विबग्योर को ऊपर से नीचे की ओर नहीं लिखा जाता है, नहीं तो यह गलत हो जाता है। तो आप इसे यदि 7 रंगों को याद करना चाहते हैं तो विबग्योर याद कर दें, जिससे कि आपको ये पूरे रंग याद हो जाए। अब इसमें हमें परिभाषा क्या पढ़ना है कि प्रकाश का विक्षेपण या स्पेक्ट्रम कहते किसे हैं। आसान भाषा में यदि कहना होगा आपको तो कहेंगे कि श्वेत प्रकाश जिन 7 रंगों में विभक्त हो जाती है उसे प्रकाश का विक्षेपण कहा जाता है और उन रंगों को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। लेकिन यदि आपको विस्तृत रूप से बताना होगा तो कहेंगे जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वो अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। इसे प्रकाश का विक्षेपण कहा जाता है और इन 7 रंगों को प्रकाश का स्पेक्ट्रम कहा जाता है। इस कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण में आपको बस इतना ही पढ़ना था। इसके बाद हम क्या करते हैं, चलते हैं अगले टॉपिक। अब हम पढ़ने वाले श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम का पुनर्योजन। आप श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के बारे में समझ चुके हैं। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से टकराती है अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है, इसे ही श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम कहा जाता है। क्या आपने इस बात को सोचा है कि श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त किया जा सकता है, लेकिन क्या 7 रंगों में फिर उसे श्वेत प्रकाश में विभक्त किया जा सकता है या परिवर्तित किया जा सकता है? ऐसा तो नहीं है ना कि प्रिज्म में कोई जादू है जो क्या कर रहा है कि हमारे श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त कर दे रहा
रहा है, या यह क्यों नहीं लाल रंग के प्रकाश को किसी 7 रंगों में विभक्त कर रहा है, क्यों नहीं बैगनी रंग के केवल प्रकाश को विभक्त कर रहा है, क्यों नहीं केवल हरे रंग के प्रकाश को विभक्त कर रहा है, क्यों 7 रंग के ही प्रकाश को विभक्त कर रहा है। इसको जानने के लिए सबसे पहले न्यूटन ने किया क्या कि सबसे पहले एक प्रिज्म रख के श्वेत प्रकाश को उससे गुजारा, यह 7 रंगों में विभक्त हो गया। मैं आपको वायलेट और रेड दिखाया हुआ हूँ, बीच में 7 रंग हैं। उसके बाद फिर एक प्रिज्म उसी के आकार का उल्टा करके और फिर रख दिया। जैसे यह प्रकाश का स्पेक्ट्रम इससे गुजरा, यह फिर बाहर एक रंग श्वेत प्रकाश में बाहर निकला। इससे क्या सिद्ध होता है कि इस प्रिज्म में कोई जादू नहीं है, इसमें 7 रंग है और प्रिज्म इन्हें 7 रंगों में विभक्त करती है और फिर इन्हें जोड़ के और फिर एक श्वेत रंग निकाल देती है। श्वेत रंग को बाहर निकली और श्वेत रंग को क्या किया गया, प्रवेश कराया गया। इसके बाद आप यदि इसे प्रयोग के द्वारा देखना चाहते हैं तो आप 7 खंड वाला कोई चरखी ले लीजिए या चरखी में 7 खंड बना दीजिए और उसमें हर 7 रंग के विबग्योर के 7 रंगों को उसमें डाल के और एक बार ज़्यादा तेज से घुमाइए। आप देखेंगे कि उसमें सफ़ेद सफ़ेद दिखने लगेगा, यानी कि जो 7 रंग है श्वेत प्रकाश से मिलके बने हुए हैं, या ये श्वेत प्रकाश है 7 रंगों से मिलके बना हुआ है। इसके बाद हमें पढ़ना है इंद्रधनुष का बनना। इंद्रधनुष बनता कैसे है, इसे हम लोगों को पढ़ना है। तो मैं आपको बताऊं कि इंद्रधनुष कभी भी वर्षा होने के बाद ही बनता है। वर्षा होने के कुछ देर बाद या बनता है, उससे ज़्यादा देर बाद नहीं बनता है। ऐसा होता क्यों है कि वर्षा होने के बाद जो बूंदें होती हैं वह वायुमंडल में लटकी हुई होती हैं, जिससे सूर्य का प्रकाश आता है और इसमें अपवर्तन होकर इसका विक्षेपण हो जाता है और फिर परावर्तन होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिससे कि यह 7 रंगों में दिखाई देता है। क्योंकि जो प्रकाश का विक्षेपण होता है यह प्रकाश को, श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त करता है। इसे क्या कहते हैं, इंद्रधनुष का बनना कहते हैं। यह कभी भी सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। यदि सूर्य हमारे सामने है तो इंद्रधनुष हमारे पीछे बनेगा, यदि सूर्य पीछे है तो इंद्रधनुष आगे बनेगा। यदि यह 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो प्रकाश के विक्षेपण के कारण बनता है, आप कह सकते हैं। एकदम छोटा सा आंसर आप कह सकते हैं कि प्रकाश के विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष बनता है। लेकिन यदि विस्तृत क्वेश्चन आता है तो आपको ये बताना पड़ेगा, आपको तब विस्तार से कहना पड़ेगा। मैं आपको हाई स्कूल के सिलेबस में जितना इंद्रधनुष का बनने के बारे में दिया हुआ है उतना मैं आपको बता दे रहा हूँ। इंद्रधनुष पे यदि लेक्चर दिया जाए तो आधे 1 घंटे से भी अधिक का लेक्चर हो सकता है, इसलिए जितना सिलेबस में उतना ही मैं आपको बता रहा हूँ। इसके आगे की जो जानकारी होगी वो अपने आगे वाले कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो रही बात कि जब बड़ा क्वेश्चन आएगा कि इंद्रधनुष कैसे बनता है, आप कहेंगे वर्षा के बाद वायुमंडल में वर्षा की छोटी छोटी बूंदें लटकी हुई होती हैं। इनसे क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन होता है, अपवर्तन के बाद इसमें इनका विक्षेपण हो जाता है और जिससे यह परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, जिससे कि यह 7 रंगों में दिखाई देता है। इससे ही इंद्रधनुष का बनना कहा जाता है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। बस इतना ही आपको इंद्रधनुष के बारे में जानना है। चलते हैं अगले टॉपिक पे। अब हम पढ़ने वाले हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। आप अपवर्तन के बारे में बहुत पहले जान चुके हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग में विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। अब वायुमंडलीय अपवर्तन का मतलब है कि वायुमंडल में यदि अपवर्तन होगा उसे वायुमंडलीय अपवर्तन कहेंगे। यदि वायुमंडलीय अपवर्तन को आपको परिभाषित करना होगा तो आप कहेंगे कि जब प्रकाश की किरण वायुमंडल के विभिन्न माध्यमों में उसका अपवर्तन हो जाता है तो उसे वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। अब वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आग के ऊपर से देखने पर झिलमिलाहट क्यों दिखाई देती है। दूसरा क्वेश्चन है तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं। दरअसल यह क्वेश्चन नहीं है, ये हमारे रियल जिंदगी में ऐसा होता भी है कि तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, जो ग्रह होते हैं वह हमें टिमटिमाते हुए क्यों नहीं दिखाई देते। या अग्रिम सूर्योदय या विलंबित सूर्योदय, यानी कि सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के बाद भी सूर्य हमें दिखाई देते रहते हैं, ऐसा क्यों होता है। पृथ्वी की चक्रिका का चपटी होना, यानी कि जो पृथ्वी का चक्रिका है वो चपटा क्यों हो जाता है, इसके बारे में भी इसी टॉपिक्स में पूछा गया है। इसके बाद हम लोग पहले क्वेश्चन का उत्तर देते हैं, आग के ऊपर से देखने पर झिलमिलाहट क्यों होता है। तो आग के ऊपर से देखने पर यदि आप छोटे से आंसर को कहना चाहें
तो यह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। आप लिख सकते हैं कि यह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। लेकिन यदि आपको विस्तृत रूप में लिखना होगा तो इसके लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि इसमें होता क्या है। क्वेश्चन है कि आग के ऊपर से देखने पर, यानी कि सबसे पहले एक आग होनी चाहिए। आग के ऊपर एक जब वायु होगा तो मान लीजिए यह आग के ऊपर कुछ वायु है, तो आग के ऊपर जैसे वायु होगा वह गर्म होगा तो वह क्या होगा, विरल माध्यम में होगा। उसका जो माध्यम होगा वह कम सघन होगा, विरल माध्यम होगा। और इसके जो ऊपर के वायु होंगे वह क्या होंगे कि सघन माध्यम में होंगे, यह सघन माध्यम में होंगे। हमें पता है कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है या सघन से विरल माध्यम में जाती है तो उसका अपवर्तन हो जाता है। आप अपने जीवन में एक ऐसी घटना देखे होंगे, यदि एक जगह आग लगी हो तो वहाँ पे जैसे वायु का क्या होता है कि वायु गर्म होती है और वायु फिर ऊपर उठती है। जैसे ठंडी वायु आती है वह वायु गर्म होती है, ऊपर उठती है। जैसे ठंडी वायु आती है नीचे आती है। यह परिघटना बार बार होती रहती है और जिससे कि आंधी का रूप ले लेता है। होता क्या है, यदि गर्म ऊपर गई तो ठंडा नीचे आई, फिर गर्म क्या करेगा कि नीचे वाला गर्म होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे वाला ठंडा हो जाएगा, फिर गर्म होगा। ये परिघटना बार बार होती है। मतलब क्या है कि ये जो माध्यम है वह चेंज होता रहता है। तो उनके झिलमिलाने का यही कारण है कि माध्यम बार बार चेंज होता रहता है, जिससे कि हमें देखने पर यह जो प्रकाश हमारे आंखों तक सीधे रूप से आनी चाहिए वह लौह के रूप में, झिलमिलाहट के रूप में आने लगती है। इसी कारण आग जो है बाहर से देखने पर झिलमिलाता हुआ दिखाई देता है। अब झिलमिलाने के 3 मुख्य कारण होने चाहिए। पहला कारण क्या होना चाहिए, 2 या 2 से अधिक 2 माध्यम होने चाहिए। उसके बाद प्रकाश का अपवर्तन होना चाहिए, अपवर्तन होना चाहिए। और यदि अपवर्तन हो रहा है, यदि माध्यम बदल रहे हैं तो अपवर्तन भी बदलना चाहिए, अपवर्तन भी बदलना चाहिए। मतलब क्या बनता है कि इसके 3 कारण होने चाहिए। 2 माध्यम होने चाहिए, यदि अपवर्तन होना चाहिए उसमें, और यदि 2 माध्यम बदल रहे हैं तो उसका अपवर्तन भी बदलना चाहिए। तब जाके आग हमें क्या होनी चाहिए, होगी झिलमिलाती हुई दिखाई देगी। अब हमें इस प्रश्न का उत्तर देना है कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं। तारों के टिमटिमाने का मतलब है कि कभी प्रकाश का तेज दिखाई देना, कभी प्रकाश का धीमा दिखाई देना। यदि 1 नंबर में प्रश्न आता है तो आप कह सकते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। यदि विस्तृत में आता है तो आपको इसे विस्तृत में अच्छे से समझना चाहिए। जैसे पहले हम लोग इस तरह समझते हैं, उसके बाद फिर समझना स्टार्ट करते हैं। तारे क्या होते हैं कि हमारे पृथ्वी से बहुत दूर पे होते हैं, जिससे कि उसके बीच में अनेक प्रकार के माध्यम आते हैं। जैसे कुछ विरल माध्यम, कुछ सघन माध्यम, कुछ धूल के कण, कुछ अनेक प्रकार के कण आते रहते हैं। और हमें पता है कि पृथ्वी से लगभग 18 किलोमीटर के बाद वायु नहीं है। जब पृथ्वी से 18 किलोमीटर के बाद वायु नहीं है तो वहाँ पे अपवर्तन क्या हो जाएगा, अपवर्तन नीचे की अपेक्षा बहुत कम हो जाएगा, इसीलिए वह माध्यम विरल हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा। इस प्रकार जो बढ़ता हुआ अपवर्तन है, ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता हुआ अपवर्तन उसका आता रहता है, यानी कि अपवर्तनांक ऊपर वाले का कम, नीचे वाले का ज़्यादा होता है। इस कारण यह जो तारों से हमारी आँख तक आने वाला प्रकाश बीच में कभी धीमा कभी तेज, कभी धीमा कभी तेज आता रहता है, जिस कारण कि यह टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। अब ये तारे क्या होते हैं, बिंदु स्रोत होते हैं, जिसमें कि क्रमिक परिवर्तन अपवर्तनांक होता है। क्रमिक परिवर्तन अपवर्तनांक का मतलब है यानी कि क्रम से अपवर्तन का परिवर्तन होता है, ऊपर वाला कम, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा। इस प्रकार हमें पता है जब माध्यम चेंज होगा तो उसका अपवर्तनांक होगा, तो अपवर्तन होता है। इसी कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। यदि आप इसे लिखना चाहेंगे तो आप कह सकते हैं तारे हमसे बहुत दूर है, जो कि बिंदु स्रोत हैं। तारे से आने वाली प्रकाश की किरण बीच में अपवर्तन होकर हमारी आंखों तक वह धीमा कभी तेज, कभी धीमा कभी तेज आता है, जिससे कि वह हमारी आंखों तक धीमा तेज आने के कारण टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। तो ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, इसका कुछ लोग ये जवाब देते हैं कि ग्रहों के पास अपना प्रकाश नहीं होता, इसीलिए यह टिमटिमाते नहीं है। यह उत्तर सही नहीं है। इसे आपको कहने के लिए, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको कहना होगा ग्रह क्या होते हैं,
तारों की अपेक्षा नज़दीक होते हैं, इसी कारण क्या होते हैं कि टिमटिमाते नहीं हैं। और यह बिंदु स्रोत नहीं होते हैं, यह बिंदु स्रोत नहीं होते हैं, यह विस्तृत स्रोत होते हैं। विस्तृत स्रोत का मतलब क्या है कि इसमें अनेक बिंदु स्रोत पाए जाते हैं, एक बिंदु स्रोत, दो बिंदु स्रोत, तीन बिंदु स्रोत, और इन बिंदु स्रोतों का परिणामी प्रकाश जो हमारे आंखों तक पहुंचता है वह शून्य हो जाता है, इसी कारण यह हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है अग्रिम सूर्योदय विलंबित सूर्योदय, यानी कि सूर्योदय क्या होता है, जब सूर्योदय अभी हुआ नहीं रहता उसके बावजूद भी हमें सूर्य दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों होता है। यदि 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप यही लिख सकते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण अग्रिम सूर्योदय या विलंबित सूर्योदय दिखाई देता है। और यदि विस्तृत में क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, जिस प्रकार हम लोगों ने आग का झिलमिलाना या तारों के टिमटिमाने को विस्तृत रूप से बताया हुआ था, इसी प्रकार इसको भी विस्तृत रूप से बता सकते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर अलग अलग प्रकार के अपवर्तन के माध्यम होते हैं, जिससे कि सूर्य से आने वाली प्रकाश उनमें क्या होती है कि उनका अपवर्तन हो जाता है, और जिससे कि वो अपनी वास्तविक स्थिति में न दिखाई देकर आभासी स्थिति में दिखाई देती है और थोड़ा सा ऊपर दिखाई देती है। यही होता है विलंबित सूर्योदय में, यानी कि जैसे सूर्यास्त हो जाता है उसके बावजूद भी क्या होती है कि सूर्य दिखाई देता रहता है। इसे आप क्या कर सकते हैं, विस्तृत रूप से बता सकते हैं, जो कि मैं आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में बता चुका हूं। और यही कारण होता है कि पृथ्वी की चक्रीय जो चपटा होता है, इसी कारण से पृथ्वी का चक्री चपटा दिखाई देता है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि प्रकाश का परिकिरण होता क्या है। हम लोग प्रकाश के अनेक गुणों के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश का विचलन होना। प्रकाश के बिखरने का भी गुण हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। यदि हम प्रकाश के सामने एक छोटे पदार्थ को रख दिया जाए तो अपने मार्ग से क्या होती है, थोड़ी दूर हट जाती है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन कहते किसे हैं, प्रकाश के बिखरने के गुण को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। अब बिखरने के गुण का मतलब क्या हो गया, यदि प्रकाश यहाँ से आ रही है और बीच में जब छोटे छोटे कण आ जाते हैं तो वह होती क्या है कि कणों से आपतित होके वह अपने कुछ प्रकाश सीधे निकल जाती हैं और कुछ प्रकाश अपने मार्ग से बिखर जाती हैं, जैसे इस तरह से बिखर जाती हैं, और इन्हें ही क्या कहते हैं, प्रकाश का परिकिरण कहते हैं। तो सबसे पहले यदि आपको 1-2 शब्दों में कहना हो कि प्रकाश का परिकिरण कहते किसे हैं, तो आप कह सकते हैं प्रकाश के बिखरने के गुण को प्रकाश का परिकिरण कहा जाता है। यदि आपको इसको विस्तार रूप से बताना होगा तो आपको कहना होगा, जब प्रकाश की किरण छोटे छोटे, जैसे यहाँ छोटे छोटे कण आपको दिखाए गए हैं, जब प्रकाश की किरण छोटे कणों से होकर आपतित होती है तो प्रकाश के कुछ भाग मार्ग में फैल जाते हैं, इस घटना को प्रकाश का परिकिरण कहा जाता है। जैसे जब सूर्य से प्रकाश की किरण चलती है तो मार्ग में हमारे वायुमंडल में अनेक प्रकार के छोटे छोटे पदार्थ होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, वायु, धूल, सभी के कण होते हैं, जिनसे कि प्रकाश आपतित होके और अब उसका कुछ भाग मार्ग में फैल जाता है, इसे ही प्रकाश का परिकिरण कहा जाता है। अब हम समझते हैं प्रकाश का टिंडल प्रभाव क्या होता है। टिंडल प्रभाव का मतलब होता है प्रकाश का दिखना। अब हम पढ़ चुके हैं कि प्रकाश दिखाई नहीं देती है लेकिन किसी वस्तु को देखने में सहायता करती है, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है प्रकाश का दिखना। प्रकाश के दिखने का अर्थ है कि प्रकाश का दिखना नहीं, जैसे किसी अंधेरे कमरे में एक छोटे से छिद्र के से प्रकाश आ रही हो तो वह प्रकाश हमें दिखाई देती है। समझिए यहाँ एक छोटा सा छिद्र हो, यहाँ से प्रकाश आ रही है तो प्रकाश हमें दिखाई देती है। यदि प्रकाश के इस मार्ग में यदि छोटे छोटे धूल के कण हो तो धूल के कण भी हमें दिखाई देते हैं। इसके इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। इस टिंडल प्रभाव को आप प्रोजेक्टर में भी देख सकते हैं। प्रोजेक्टर में होता क्या है कि एक पर्दा लगा होता है और एक मशीन के द्वारा प्रकाश वहां से निकलती है जो हमें दिखाई देती है प्रोजेक्टर पे ले जाके। तो यह क्या होता है, टिंडल प्रभाव होता है। आप इन दो प्रयोग से टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। अब इन टॉपिक्स के बाद कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, या खतरे का जो रंग होता है वह लाल क्यों होता है, या दोपहर में सूर्य का श्वेत प्रकाश क्यों दिखाई देता है। तो इन प्रश्नों को हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके समझना स्टार्ट करते हैं। कि पहला क्वेश्चन है आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। यदि 1 नंबर का क्वेश्चन और लिखना हो कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है तो आप लिख सकते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण
आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। लेकिन यदि विस्तृत में पूछा जाए तो आप करेंगे क्या, कहेंगे कि जब प्रकाश की किरण किस छोटे छोटे कणों से टकराती है तो टकराने के बाद जो नीले रंग का प्रकाश होता है वह पूरे वायुमंडल में प्रकीर्णन के कारण फैल जाता है, जिससे कि पूरा आकाश नीला दिखाई देने लगता है। और जो अन्य रंग होते हैं वह क्या होते हैं कि पृथ्वी तक आ जाते हैं। इसी कारण जब नीला प्रकाश पूरे वायुमंडल में फैल जाएगा तो आकाश में क्या होने लगते हैं, नीला दिखाई देने लगते हैं। एक और इस संबंधित एक और क्वेश्चन आता है कि जो अंतरिक्ष में यात्री होते हैं वह जो आकाश होता है वह काला क्यों दिखाई देता है। तो काला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि अंतरिक्ष में वायु नहीं है या किसी कण नहीं है या धूल के कण नहीं है। जब धूल के कण नहीं होंगे तो प्रकाश आएगी और सीधी रूप से निकल जाएगी। तो प्रकाश का उसमें प्रकीर्णन होता नहीं है और प्रकीर्णन न होने के कारण किसी भी रंग का प्रकाश उस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। इसी कारण यात्रियों को काला रंग दिखाई देता है। जैसे आपका जो सफ़ेद शर्ट है वह सफ़ेद क्यों दिखाई देता है, या ये जो व्हाइट बोर्ड है यह सफ़ेद क्यों दिख रहा है। तो यह सफ़ेद दिखने का यह कारण है कि इसमें जितने भी प्रकाश आपतित होंगी वह क्या होगा, उनका परावर्तन हो जाएगा। एक भी प्रकाश की किरण इसमें अंदर नहीं जाएगी, इसीलिए क्या होता है यह सफ़ेद दिखाई देता है। या जो काला कपड़ा होता है वह काला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि जो काला कपड़ा होता है वह जितने भी प्रकाश की किरणें जाती हैं सभी प्रकाश की किरणों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है और एक भी प्रकाश की किरण आवर्तित नहीं हो पाती है, इसी कारण वह कपड़ा काला दिखाई देता है। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई क्यों देता है। अब यहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यानी कि जब सूर्य उदय होते हैं या जब सूर्य अस्त होते हैं तब यह लाल क्यों दिखाई देते हैं। होता यह है कि जब सूर्य से प्रकाश की किरणें चलती हैं तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जितने भी अन्य रंग के प्रकाश की किरण होते हैं वह वायुमंडल में बिखर जाते हैं और जो एक लाल रंग का प्रकाश की किरण होता है वह हमारे आंखों तक आता है और सूर्य को देखने पर वह लाल रंग का दिखाई देता है। हमें वायुमंडल को देखेंगे तब जाके नीला दिखाई देगा, लेकिन यहाँ सूर्य को देखने की बात हुई है और इस क्वेश्चन में आकाश को देखने की बात हुई है, इसीलिए यहाँ क्या होता है सूर्य नीला दिखाई देता है। अब यहाँ यह नहीं समझना है कि आकाश नीला दिखाई देता है तो सूर्य क्यों दिखाई देता है। सूर्य के लाल दिखाई देने का कारण है कि जितने भी प्रकाश की किरणें होती हैं उनमें से लाल रंग का ही प्रकीर्णन नहीं होता है, नहीं तो सभी रंग के प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है लाल रंग की अपेक्षा, इसीलिए लाल रंग दिखाई देते हैं। अब प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा किस रंग का होता है, तो हम लोग क्या कर चुके हैं कि प्रिज्म के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन में पढ़ चुके हैं कि सबसे ज्यादा बैंगनी रंग के प्रकाश का विचलन होता है और उससे कम सबसे कम लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन होता है और बीच के जो रंग होते हैं वह इन्हीं के बीच में होते हैं। और जिस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा उसका विचलन कम होगा और सबसे ज्यादा कम होगा उसका विचलन ज्यादा होगा। अब यदि आप एक रूप से और समझना चाहें कि जो प्रकाश का प्रकीर्णन है वह किस प्रकार समझा जा सकता है, जैसे होता क्या कि प्रकाश यदि इसका जो तरंग दैर्घ्य है वह सबसे ज़्यादा है, तो जब तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है तो बीच में यदि यहाँ पे एक छोटा सा कण रखा गया है तो यह इससे टकराएगा ही नहीं, तो इसका प्रकीर्णन होगा कहाँ से या इसका विचलन होगा कहाँ से। जब टकराएगा तब नहीं इसका विचलन होगा। यहाँ पे एक छोटा सा पदार्थ रखा गया हो और कम तरंग दैर्घ्य वाला कोई प्रकाश का किरण हो तो यहाँ से आएगी, टकराने के बाद थोड़ी सी मुड़ जाएगी या उसका प्रकीर्णन हो जाएगा। इसीलिए क्या होते हैं कि जो कम तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश होते हैं उनका प्रकीर्णन ज़्यादा होता है और जो ज़्यादा तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश के किरण होते हैं उनका तरंग दैर्घ्य कम होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, खतरा का रंग लाल क्यों होता है। अब खतरा का रंग लाल क्यों होता है, खतरा का रंग लाल क्यों होता है, इस क्वेश्चन का उत्तर हम लोग पहले देख चुके हैं। क्योंकि जो अन्य रंग होते हैं उनका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। यदि हम नीले रंग को क्या करें कि खतरे का रंग ले लें, होगा क्या कि ट्रेन आ रही है उधर से, अपने झंडी दिखाने वाले महोदय कहेंगे कि भाई रुक जा ट्रेन आ रही है, इधर से ट्रेन आ रही हो, तब क्या होगा कि उसको दिखाई नहीं देगा क्योंकि बहुत दूर है, तो वो क्या करेगा ला के दोनों एक में ट्रेन लड़ा देंगे। इसीलिए क्या होता है कि लाल रंग को रखा जाता है जिससे कि यदि जितनी भी दूर हो वह चाहे कितनी भी दूर हो उसका प्रकीर्णन बहुत कम होगा, चाहे ना के बराबर होगा, जिससे कि वह लाल रंग दिखाई दे देता है। इसलिए खतरे के रंग को क्या किया जाता है, लाल रखा जाता है। दोपहर में सूर्य का श्वेत प्रकाश दिखना। अब दोपहर में सूर्य पर श्वेत प्रकाश क्यों दिखता है, तो इसका कारण यह है कि जो सूर्य होते हैं दोपहर में
यहाँ मान लीजिए पृथ्वी है, यह है सूर्य, और इधर है क्षैतिज रूप से यहाँ सूर्य है। अब यह सूर्य ऐसे घूमते हुए आते हैं। दोपहर में जो सूर्य का दूरी होती है वो हमसे नजदीक होता है, और श्वेत प्रकाश हमें क्यों दिखता है? क्योंकि जब पूरे रंग के प्रकाश आ रहे हो तो वो हमें श्वेत प्रकाश दिखेगा। इसी प्रकार किसी भी प्रकाश के रंग का प्रकीर्णन नहीं होता है, बहुत कम होता है, जिसके कारण हमें क्या होते हैं, सूर्य श्वेत दिखते हैं। यानी कि जो भी प्रकाश, जितने भी प्रकाश के रंग होते हैं, सातों रंग हमारे नेत्र तक आते हैं, जिससे कि सूर्य जो होते हैं श्वेत दिखाई देते हैं। इस प्रकार यह टॉपिक्स खत्म होता है। मुझे आशा है यह अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि अच्छे से समझ में आया तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब हम लोग मिलते हैं अगले अध्याय में।